सर, ये जो आंकड़े आए हैं सामने, ये बताते हैं कि भारत किस तरीके से अपना प्रभाव लगातार दुनिया में देख रहा है, दुनिया में दिखा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार हर मंच पर, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार देखा गया है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर और भी कई विपक्ष के नेता हो, हमेशा भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये तरीका सही है? और अगर ये रिपोर्ट सामने आई तो मतलब कुछ तो जो जनाधार है वो रहा होगा इसका भी। खुशबू जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो कि क्या जो आपने सवाल पूछा है कि ये रिपोर्ट किस रूप में है। देखिए, ये रिपोर्ट खुशबू जी ऐसा है कि वो प्रत्येक देशवासियों को बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला रिपोर्ट है। हम लोग अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा भी कि अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पहुंचने वाली है। तो भारत एक बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। और चीन और अमेरिका के बीच का आपने बताया है कि गैपिंग काफी घट गया है। इस रिपोर्ट में ये चीजें भी दिख रही हैं कि वो 2017 के तुलना में अमेरिका की शक्तियां बहुत ज्यादा घटी हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम स्थितियां हैं और उस स्थिति के बीच में भारत कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर नए रूप में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अब जो आपका सवाल है कि क्या विपक्ष और ये रिपोर्ट दोनों के बीच में विरोधाभास का संबंध है, कुछ मुझे हमें दिख रहा है कि इसको विरोधाभासी रूप में नहीं देखना चाहिए। इसको हमें लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका यह होती है कि अगर सरकार की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो वैसे स्थिति में वो फिर से जो है कि उसको सही रास्ते पे लाए। तो ये दोनों के बीच में विरोधाभास ना देख के मैं परस्पर पूरकता का संबंध देखता हूं। उदाहरण के लिए 10 मई को उसमें ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा शानदार ढंग से चला, लेकिन जिस तरह से उसमें सीज फायर की घोषणा हुई, वो और उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं रही, वो उतनी गर्मजोशी वाली नहीं रही। भारत के पक्ष में पाकिस्तान ने भी अच्छा खासा अपना समर्थन जो है कि प्राप्त कर लिया था। जबकि देखिए, पाकिस्तान की आपने इस लिस्ट में देखा होगा खुशबू जी कि पाकिस्तान इसके टॉप 10 से भी बाहर है। तो पाकिस्तान को कोई शक्ति के रूप में गिनती नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी अमेरिका की चापलूसी करके, कभी रूस की चापलूसी करके, कभी चीन की चापलूसी करके, तो उसकी विदेश नीति नहीं है, वो चापलूसी के ढंग से चलता है। भारत के लिए बहुत आवश्यक चीज ये है इस समय कि चीन जिस तरह से उफनते हुए पावर के रूप में और हम लोग भी पावर के रूप में बन रहे हैं, तो वो चीन, अमेरिका और रूस, इन सब शक्तियों के बीच में किस तरह से संतुलन स्थापित करे। हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल न खरीदे। इसी बीच में देखिए, अभी आपने न्यूज में बताया भी कि रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आने वाले हैं। तो ये एक ऐसा चीज यहाँ पे इस प्रकार का ये एक संतुलनवादी नीति है ये, कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन उनके दबाव के बावजूद भी पुतिन भारत आ रहे हैं, उसके बहुत बड़े संकेत होंगे। तो ये अमेरिका और रूस, चीन, इन तमाम वैश्विक शक्तियों के बीच में भारत बिल्कुल एक शानदार शक्ति संतुलन बनाए, ये हमारे विदेश नीति की आवश्यकता है। और जहां तक देखिए विपक्ष को देखिए, विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है। अब हमें याद है अभी भी कि 2016 में प्रधानमंत्री उस समय थे और उस समय लक्ष्य रखा गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, और उसके लक्ष्य रखा गया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है वो 2025 में पूरा होगा। लेकिन अभी हम लोग $4 ट्रिलियन। अच्छा देखिए राहुल जी, ये बात जो आपने कही, मैं इसी पर मेरा अगला सवाल एक और है कि आप ये, जैसे कि हम भी बता रहे हैं कि पुतिन अगर यहाँ पर आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, एक मुहाने पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, तमाम चीजें हो रही है, नाटो के साथ अलग उनके संबंध चल रहे हैं, अमेरिका के साथ अलग संबंध चल रहे हैं पैरेलली, लेकिन जब वो भारत आ रहे हैं तो इसके मायने काफी है। लेकिन विपक्ष की जो ये रणनीति है सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो भारत के स्टेक को होल्ड पर करके अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं? जरूरत यहाँ पर ये समझने की है, राजनीति आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। देश को आप, देश की गरिमा को और देश को सवालों के घेरे में रखकर आप अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे। देखिए खुशबू जी, मैं मानता हूं कि लंबे समय तक विदेश नीति की जो एक स्थिति रही थी, सरकारें बदलती थी, लेकिन विदेश नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसमें विदेश नीति में को लेकर अंतर नहीं होता था। ये आपने भी देखा होगा, पूर्व के सरकारों में एक अंतर की स्थिति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कहीं न कहीं एक खाई की स्थिति बनी है। हम लोगों ने देखा कि उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, सर्वदलीय बैठक हो रही थी, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में जो है कि उसमें प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे थे उसमें। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा दोनों तरफों के बीच में भारत में एक संवादहीनता की स्थिति बनी है, लोकतंत्र में यह बेहतर स्थिति नहीं है। फिर से वो पुराना दौर अगर वापस आ जाए कि विदेश नीति के मामलों को लेकर देश जो है कि एकजुट होकर निर्णय ले, क्योंकि देश में सरकारें आती और जाती रहती हैं, तो उसके लिए प्रयास दोनों पक्षों की तरफ से होने चाहिए और भारत सरकार की तरफ से भी होना चाहिए कि एक तरह से बीच बीच में सर्वदलीय बैठकें हो और कई मामलों में विपक्ष को भी जो है कि विश्वास में लिए जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि और जो न्यूज है, क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा है,
देखिए, पहला तो 25% टैरिफ उन्होंने लगाया था ट्रंप ने, लेकिन जो दूसरा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था खुशबू जी, वो केवल और केवल रूस के कारण। ट्रंप ने खुल के बयान दिया कि रूस पे तेल ले रहा है, इसलिए हम नाराज हैं आपसे और आपके ऊपर हम 50% का टैरिफ ठोक रहे हैं। तो उस स्थिति में रूसी राष्ट्रपति का भारत में आना अपने आप में, सोचिए कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा संकेत है कि भारत अमेरिका के दबाव में इस मामले में नहीं आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि कई सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि भारत संभवतः रूस से जो है कि वो तेल जो है कि वो घटाएगा, अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ाएगा। तो वो देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे कर रहा है। हमें लग रहा है कि भारत को अमेरिका के साथ जो है ट्रेड डील जो करना चाहिए वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के करना चाहिए, और उसके संकेत भी मिलने शुरू हो गया है खुशबू जी। बिल्कुल। अच्छा राहुल जी, देखिए ये बात जो आपने कही ना कि रूस के साथ सिर्फ तेल वाला जो व्यापार का करना था, उसी वजह से जो 25% है वो भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीनू मेनन जी, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। बीनू जी, जो देश है उसके लिए अच्छी खबर है कि भारत का नेतृत्व वैसा है कि कहीं ना कहीं भरोसा जो है भारत का दिखता है। भारत लगातार तेजी से अर्थव्यवस्था तो बनने को ही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में, उस तरफ अग्रसर है। लेकिन अब जो ये नया ऑर्डर आया है, इसको देखते हुए भी लगता है कि भारत का एशिया में भी कहीं ना कहीं दबदबा काफी बढ़ा है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि विपक्ष इन चीजों को देख नहीं पाता? क्या हम या फिर ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष इन चीजों को दिखा नहीं पाती, बता नहीं पाती, या विपक्ष के लिए एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की बात है कि उनको कुछ भी दिखता ही नहीं है क्योंकि राजनीति करनी है? एंटी इंडिया मोड पर है। ये मोदी के विरोध पर इस कदर उतर गए हैं कि ये एंटी इंडिया मोड पर गए हैं। इनके लिए सत्ता के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता है। इन्हें सत्ता इतना जरूरी है इनके लिए, करप्शन, अपना और अपने परिवार का बचाव करने में इतने व्यस्त हो गए हैं। आप पीछे भी हैंडलर्स में देख रहा था, कांग्रेस के ज्यादातर जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं वो भारत में नहीं विदेश से चल रहे हैं। इनका हिमाचल का जो है वो थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप से चल रहा है, कोई कहीं आयरलैंड से चल रहा है, कोई कहीं से चल रहा है। तो ये पूरी की पूरा जो विपक्ष है वो एंटी इंडिया मोड पर है। मैं कोरोना की बात याद आती है मुझे इससे कि कोरोना के टाइम पे विपक्ष जो है चाइना पर सवाल उठाने को राजी नहीं था, पर यही विपक्ष जो है, राहुल गांधी जो है, एक पल नहीं लगाया इंडियन वर्जन ऑफ कोरोना बोलने में। तो ये वही लोग हैं जो चाइना का समर्थन करने में चूकते नहीं है, पर भारत को बाहरी विदेशी सॉइल में जाकर डीमीन करने का काम करते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक कॉन्क्लेव में बोलते हैं, वेयर आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर इज अमेरिका एंड इंग्लैंड, व्हाई आरंट दे इंटरफेयरिंग इन इंडिया। तो जब बाहर के लोगों को आप अपने देश में दखल देने के लिए बुलाएंगे, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? वहां पे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि भाई आप हमारी भारत में मदद करो, बीजेपी को हटाने के लिए मदद करो। ये सिद्धांत, ये नियत, ये नीति रखने वाले क्या देश को डेवलपमेंट देंगे? अभी पीछे इलेक्शंस के टाइम पे जो डिबेट्स हैं उस पर भी मैंने हमारे कांग्रेसी साथियों से पूछा था कि क्या आपकी देश को विकास की आपके अंदर कोई रोड मैप है? क्या आपने कोई रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाए हो? नहीं। एक सिंपल एग्जांपल जो है एम्स हॉस्पिटल्स का ले लीजिए। भारत में 70 साल में कांग्रेस की सरकार 2 एम्स दे पाई है इन इफेक्ट। जो अगले 6 एम्स हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए। उसके बाद जो आज 23 एम्स है ये मोदी जी की देन है। चाहे हेल्थ लो, चाहे एजुकेशन लो, चाहे वो आर्मी लेवल पर लो। जी उस टाइम पे विदेश मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने को। देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इनके लिए पैसा नहीं है। देश इनके लिए हमेशा पीछे है। जो भारत बीजेपी हो गई, मोदी सरकार हो गई, इनका क्या है? देश सर्वोपरि करके चलते हैं। इसलिए आज देश जो है फ्रजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 बन गया। आज हेल्थ इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है। आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आज भारत मोर्टेलिटी रेट को पीछे छोड़ चुका है। आज 11 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से भारत में बाहर आए हैं। आज हमारे बॉर्डर सिक्योर है। आज लोगों को, आज हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उन्हें अच्छे से मालूम है कि भारत को आंख नहीं दिखा सकते। भारत को आंख दिखाएंगे तो भारत जवाब देगा। भारत तुम्हारी जमीन के अंदर घुसकर जवाब देगा, ये स्पष्ट है। आप यही कांग्रेस क्या है, एक ट्रीटी साइन करती है कि आर्मी
मूवमेंट, देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी आप सोचिए, तो वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ और आगे भी चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा राहुल लाल जी देखिए, ये तमाम बातें जो बीनू मेनन जी कह रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है जो बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी भी अब जो विपक्ष है वो डिबेट तो ये भी करता है ना कि अगर आप अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, मतलब वो गरीबी रेखा, मतलब उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आप उनको निकाल नहीं पाए। उनका मतलब कहीं ना कहीं मोटिव इन बातों को लेकर भी रहा है कि आप बेसिक चीजों पर काम नहीं कर पाए हैं, और शायद इसीलिए वो लगातार हर मंच पर इन चीजों को लेकर उठते हैं। संविधान से लेकर शुरू होते हैं और उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो गिनाते हैं। अभी बिहार के चुनाव को ही ले लीजिए,